हाँ, शायद मैं आज मछलियाँ पकड़ते-पकड़ते बहुत दूर आ पहुँचा हूँ। अब मुझे जाना चाहिए। इन मछलियों को बेचकर मेरे बेटे के लिए दवाई लेकर जाना है। अरे! ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? अचानक से ये तूफ़ान कहाँ से आने लगा? हाँ, मैं क्या करूँ? हे भगवान मुझे बचा लो! बचाओ! कोई मुझे बचाओ! मैं डूब रहा हूँ, कोई मुझे बचाओ! मैं डूब रहा हूँ। नदियापुर गांव में एक मछुआरा रहता था जिसका नाम भोला है। भोला एक बहुत ही गरीब घर से है। वो अपने गांव की नदी से मछलियां पकड़कर उनको बेचकर अपने परिवार का पेट पालता है। ए जी, हमारे बेटे का तबीयत बहुत ही खराब है। वैद्य जी ने अच्छा खान पान और समय पर दवाई लेने को कहा है। हाँ रानी, मैं जानता हूँ, लेकिन मैं मजबूर हूँ। मेरे पास इतना धन भी नहीं है कि मैं अपने बेटे का अच्छे से इलाज करवा सकूं। लेकिन जी हमें कुछ न कुछ तो करना ही होगा ना। मैं अपने बेटे को इस तरह बुखार से तड़पते हुए नहीं देख सकती। हाँ रानी, तुम चिंता मत करो। मैं जा रहा हूँ नदी किनारे। आज मैं कैसे भी हूँ मछलियाँ पकड़ के ही रहूँगा और उसे बेचकर अपने बेटे गोलू के लिए दवाई लेकर ही लौटूंगा। ठीक है जी, पर जल्दी वापस आइएगा। भगवान करे आपको आज मछली मिल जाए जिसे बेचकर हमारे बेटे के लिए दवाई मिल जाएगी। अरे जी रुको, आप तो खाने का डिब्बा लेने ही भूल गए हो। इसे साथ ही ले जाइए। पता नहीं कितना समय लगेगा आपको घर लौटने में। मैं जल्द ही वापस लौटने का कोशिश करूँगा रानी। अब मैं चलता हूँ। भोला नदी में पहुंचकर अपने नाव पर सवार होकर मछली की खोज में नदी की गहराइयों की ओर चल पड़ता है। भोला गहरे नदी में पहुंचकर जाल बिछाकर मछलियां फंसने का इंतजार करने लगता है। अरे, मुझे यहाँ आकर कितनी देर हो गई है, लेकिन अभी तक एक भी मछली मेरे हाथ नहीं लगी। धत, अब मैं क्या करूँ? मेरे बेटे के लिए कहाँ से दवाई लेके जाऊँगा? अरे, अब तो मुझे भूख भी लगने लगी है। हाँ, चलो जाता हूँ नदी के किनारे। खाना खाकर फिर से वापस लौट आऊँगा। चल भोला, आज तो तुझे मछलियाँ पकड़नी ही है किसी भी कीमत पर। ये कहकर भोला नदी के किनारे चल पड़ता। भोला नदी के किनारे पहुंचकर एक पेड़ के नीचे बैठ जाता है। वो जैसे ही खाना का एक निवाला अपने मुंह में लेने ही वाला था कि उसके कानों में एक बुढ़िया की आवाज टकराई। हे ऊपर वाला, मेरी मदद करो। इस भूखी औरत को एक निवाला खाना दे दो।
3 दिन से मैं भूखी हूँ और मैं इस भूख को बर्दाश्त नहीं कर सकती हूँ। आज अगर मुझे खाना नहीं मिलता तो मैं भूख से ही तड़प कर मर जाऊंगी। हे ऊपर वाला मेरी मदद करो। इतना सुनकर भोला इधर उधर देखने लगा। तभी उसका नजर उस बुढ़िया पर पड़ती है। बुढ़िया को देखकर भोला खुद से कहने लगा, चल बोला, आज शायद तेरे नसीब में खाना भी नहीं दिखा है। इतना कहकर भोला अपना भोजन खुद न खाकर उस बुढ़िया को ले जाकर दे देता है। बुढ़िया 3 दिनों से भूखे होने के कारण खाना मिलते ही उस पर टूट पड़ती है। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद बेटा। तुमने इस भूखी बूढ़ी को खाना खिलाकर बहुत बड़ा उपकार किया है बेटा। मगर तुमने तो अपना सारा खाना मुझे खिला दिया। अब तुम क्या खाओगे? कोई बात नहीं बूढ़ी माँ, मेरा खाना खाने से आपका पेट भर गया, मेरे लिए इतना ही काफी है। जब मैं घर जाऊंगा तब मैं खा लूंगा, और ये तो मेरा फर्ज था। अगर आपके जगह कोई और भी होता तो भी मैं यही करता। ये बूढ़ी माँ, आप ये बताइए कि आप इस विशालकाय नदी के किनारे क्या कर रही हैं? तभी बुढ़िया भोला से बोली, अरे बेटा, मैं गाँव जाकर भीख मांग कर अपना पेट पालती हूँ और 3 दिन पहले मैं भीख मांगते हुए इस गांव में पहुंच गई थी। इसी बीच मेरी तबीयत बिगड़ गई। इस कारण मैं अपने गांव वापस लौट नहीं सकी। बेटा, क्या तुम मुझे इस नदी के पार छोड़ दोगे? मेरा घर इस नदी के पार है, पर मेरे पास पैसे नहीं है बेटा तुम्हें देने के लिए। ओह अच्छा, तो ये बात है। हाँ, क्यों नहीं बूढ़ी माँ, मैं खाना खाने के बाद उसी ओर जाने ही वाला था मछलियाँ पकड़ने के लिए। हाँ चलिए, मैं आपको भी छोड़ दूंगा बूढ़ी माँ। ये कहते हुए भोला बुढ़िया को अपने नाव पर बैठाकर नदी के पार चल पड़ता है। भोला की नाव नदी के बीच में पहुंचे ही थी कि तभी वो बूढ़ी भोला से बोली, बस बेटा, मुझे यहीं तक छोड़ दो। बूढ़ी की बात सुनकर भोला चौंकते हुए बोला, हाँ बूढ़ी माँ, आप ये क्या बोल रही हैं? आपको पता भी है यहाँ तो चारों तरफ पानी ही पानी है। जो मुझे नजर आ रही है वो तुम्हें नजर नहीं आएगा बेटा। तुम नाव यहीं रोक दो, मैं यहीं उतर जाऊंगी। नहीं बूढ़ी माँ, तुम डूब जाओगी, पानी बहुत गहरा है। मगर बूढ़ी ने भोला का बात नहीं सुनी और नदी में कूद गई। ये देखकर भोला चौंकते हुए अपने आप से बोला, अरे कहाँ फंस गया मैं। अब ये बूढ़ी मर गई तो इनका मौत का इल्जाम भी मेरे ऊपर आएगा। सभी लोगों ने इस बूढ़े को मेरे नाव पे सवार होते हुए देखा है। अब क्या करूं? शायद लगता है मुझे नदी में कूदना ही पड़ेगा। भोला इतना कहा ही था कि अचानक से एक भयानक तूफान वहां आ जाता है। अरे ये क्या हो रहा है? हाँ, ये क्या हो रहा है? अचानक से ये तूफान कहाँ से आने लगा? हाँ, मैं क्या करूँ? हे भगवान, मुझे बचाओ। भोला उस तूफान की चपेट में आकर नदी के अंदर डूबने लगता है। वो मदद के लिए चिल्लाता है, लेकिन वहाँ उसकी मदद के लिए कोई नहीं होता है, इसलिए वो उस नदी में डूब जाता है। भोला नदी में डूबते ही उसने अपने आप को एक बेहद सुंदर और अलग दुनिया में पाया। भोला आश्चर्य से चारों ओर देखने लगा और अपने आप से बोला, अरे वाह, ये मैं कहाँ पहुँच गया? ये जंगल देखने में तो
बड़ा ही सुंदर और रहस्यमय लगता है। वाह, कितना सुंदर है। आह, आह, मेरी मदद करो। अरे ये क्या? ये तो एक बोलने वाली चिड़िया है, पर ये तो घायल है। इसके शरीर से तो बहुत ही खून निकल रहा है। मेरी मदद करो। हाँ हाँ, मैं जरूर करूँगी तुम्हारी मदद चिड़िया रानी, लेकिन मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारी मदद कैसे करूँ। इसी रास्ते पर सीधे जाकर एक तालाब है, जहाँ पर एक जड़ी बूटी का पौधा है। मुझे उस पौधे का फल लाकर दे दो, मैं उस फल को खाकर ठीक हो जाऊंगी। हे युवक, अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा दूंगी। ठीक है चिड़िया रानी, मैं अभी जाकर उस पौधे का फल लाकर तुम्हें देता हूँ। भोला इतना बोलकर उस जड़ी बूटी का फल को लाने चला गया। कुछ ही देर में भोला उस जड़ी बूटी का फल को लाकर उस चिड़िया को खिला देता है, और वो चिड़िया जड़ी बूटी का फल को खाते ही ठीक हो जाती है और भोला से बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज अगर तुम न होते तो मेरा बच पाना नामुमकिन था। लेकिन तुम्हें इतना घाव कैसे हुआ था चिड़िया रानी? मैं आसमान में उड़ते हुए जा रही थी, तभी पीछे से एक चील आ गई और वो मुझे मारकर खाना चाह रही थी। उसने ही मुझे घायल कर दिया और तभी एक दूसरी चील भी आ गई और उन दोनों में लड़ाई हो गई। तभी मैं चील के पंजों से छूटकर यहाँ जमीन पर गिर गई और वो दोनों चील लड़ते लड़ते उड़कर कहीं और चले गए। हे युवक, अब तुम मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देती हूँ। हाँ हाँ चिड़िया रानी, चलो चलते हैं। ये कहते हुए भोला चिड़िया के पीछे पीछे चल पड़ता। कुछ ही देर में भोला एक आलीशान महल के पास पहुंच जाता है। हे युवक, मैं तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा चुकी हूँ, अब मैं चलती हूँ। इतना बोलकर चिड़िया वहां से चली जाती है। चिड़िया के जाते ही पीछे से भोला के कंधे पर किसी ने हाथ रखा। भोला ने देखा तो सामने वही बूढ़ी खड़ी थी और वो भोला को देखकर मुस्कुरा रही थी। कौन है आप और ये कौन सी जगह है? अचानक वो बूढ़ी रंग बिरंगी किरणों के साथ एक बेहद सुंदर परी में परिवर्तित हो जाती है। भोला, ये सारे के सारे राज्य मेरी है। तुम पृथ्वी पर नहीं बल्कि परीलोक के दुनिया में हो। हाँ, परीलोक की दुनिया? मैं कुछ समझा नहीं। मैं तुम्हें समझाती हूँ भोला। दरअसल नदियापुर गांव के नदी के बीचों बीच एक परीलोक का द्वार खुलता है, जिस पर वही मनुष्य प्रवेश कर सकता है जो कि मन के सच्चे और दिल के अच्छे हो। मैं तुम्हें जानती हूँ भोला कि तुम एक अच्छे स्वभाव के व्यक्ति हो। मैं तुम्हें बहुत दिनों से देख रही थी कि तुम हर रोज नदी में मछलियाँ पकड़ने के लिए भटकते रहते हो, इसलिए मुझे लगा कि तुम्हारी मदद करना चाहिए। इतना कहकर परी भोला को अपने साथ महल के अंदर लेकर गई, जहाँ पर सोने के सिक्कों का ढेर लगा हुआ था। तभी परी भोला से बोली, ये सारे सोने के सिक्के तुम्हारे है भोला, तुम्हारा जितना मर्जी हो सके ये सोने के सिक्के ले जा सकते हो।
और तुम जब चाहे आ जा सकते हो। मगर याद रखना भोला, तुम्हें इस बात को हमेशा रहस्य ही रखना होगा, यहाँ तक कि ये बात तुम्हें अपने पत्नी तक को भी नहीं बतानी है, क्योंकि तुमने अगर ये बात किसी को भी बता दिया तो उसी समय उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाएगी। परी के कहने पर भोला ने एक थैले में सैकड़ों सिक्के भर लेता है और तभी परी उसे अपने जादू से अपनी नाव पर पहुंचा देता है और भोला खुशी खुशी अपने घर पहुंच जाता है। कुछ ही दिनों में भोला नदियापुर गांव के राजा महाराणा प्रताप से भी ज्यादा बड़ा और आलीशान भवन बना लेता है और अपने परिवार के साथ खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करने लगा। मगर एक दिन राजा महाराणा प्रताप अपने मंत्री तोता के साथ वहां से गुजर रहा था, तभी उसकी नजर एक आलीशान भवन पर पड़ती है। राजा महाराणा प्रताप अपने मंत्री तोता से बोला, मंत्री जी, ये भवन तो हमारे महल से भी ज्यादा बड़ा और सुंदर है। आखिर ये भवन है किसका? महाराज, ये भवन भोला नाम का एक व्यक्ति का है। वो अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता है। कहते हैं कि इन दोनों पति पत्नियां नदियापुर गांव के गरीब वासियों की बहुत सहायता करते हैं। आखिरकार उसका संतान ऐसा क्या करता है कि उनके पास इतना धन है कि वो हमारे महल से भी ज्यादा बड़ा और आलीशान भवन बना सके? हाँ महाराज, उन दोनों की एक ही पुत्र है जो कि 5 वर्ष का है। मैंने सुना है कि कुछ समय पहले पति पत्नी के पास खाने तक के लिए धन नहीं था। ये सुनकर राजा महाराणा प्रताप पूरी तरह से चौंक गया। तो मंत्री जी, जाकर पता करो कि उनके पास इतना धन आया कहाँ से। ये बोलकर राजा महाराणा प्रताप वहां से चले गए। अगले दिन मंत्री तोता राजा महाराणा प्रताप से बोला, महाराज, मैं उन दोनों से बहुत पता किया, मगर उन दोनों ने बताने से साफ इनकार कर दिया। ये सुनकर राजा महाराणा प्रताप गुस्से से आग बबूला होकर बोला, तो जाओ, उन दोनों पति पत्नी को यहाँ इसी समय लेकर आओ। जाओ। कुछ ही देर के बाद भोला अपनी पत्नी और बेटे के साथ राजा के दरबार में खड़े हुए थे। राजा महाराणा प्रताप भोला की ओर देखकर बोला, मैंने अपने सैनिकों को भेजकर पता लगाने के लिए बोला कि तुम्हारे पास इतना धन कहाँ से आया, लेकिन तुम हो कि मेरे सैनिकों को यह इनकार करके तुमने भगा दिया। तुम्हारे इतने हिम्मत। और तो और मैंने सुना है कि एक समय तुम्हारे पास खाने तक का धन नहीं था। चलो बताओ, और अब अचानक कितना धन आया कहाँ से तुम्हारे पास? मुझे क्षमा करिए महाराज, पर मैं चाहकर भी इस धन के रहस्य के बारे में किसी को नहीं बता सकता हूँ। चाहे आप मुझे मृत्यु दंड ही क्यों ना दे दे, पर मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि ये धन मेरे पास बेईमानी का नहीं है। अगर तुम्हारे पास धन बेईमानी का नहीं है तो फिर तुम्हारे पास इतना धन आया कहाँ से? सीधी तरह से मुझे बता दो भोला। मुझे क्षमा करिए महाराज, मैं आपको ये बात नहीं बता सकता हूँ। मुझे ये ना बताने का आदेश मिले हुए हैं। भोला, मैं तुम्हें अभी और इसी वक्त इस राज्य से निकालता हूँ। अगर तुम दोनों पति पत्नी मेरे राज्य के आसपास भी दिखाई दिए तो मैं उसी समय तुम्हें मौत के हाथ उतरवा दूंगा।
और हाँ, तुम यहाँ से अपने घर नहीं बल्कि सीधे राज्य से बाहर जाओगे। राजा महाराणा प्रताप का आदेश सुनकर भोला अपनी पत्नी के साथ राज्य छोड़कर निकल गया। वो बेचारा अपने घर से कुछ धन भी ना ले जा सका। वह एक जंगल में बैठकर अपनी पत्नी से बोला, किस्मत ने हमें वही लाकर खड़ा कर दिया रानी, जहाँ से हम उठ खड़े हुए थे। शायद हमारे भाग्य में सुख लिखा ही नहीं है। तुमने सही कहा जी, हम लोग तो जहाँ से चले थे वापस वहीं आ खड़े हुए। पता नहीं हमारी किस्मत में आगे क्या लिखा है। अब हम कहाँ जाएंगे जी? हमारे पास कोई चारा नहीं है रानी, अब हमें इस जंगल में ही झोपड़ी बनाकर रहना पड़ेगा। भोला अपने पत्नी और बेटे के साथ नदियापुर गांव से सटे जंगल में झोपड़ी बनाकर रहने लगे। कुछ साल ऐसे ही बीतने लगे। देखते ही देखते भोला का बेटा गोलू भी अब जवान हो चुका था। एक दिन वो अपने पिता से बोले, पिताजी, आप मुझे जंगल से बाहर क्यों नहीं जाने देते हैं? बेटा, अगर हम लोग गांव के सीमा में प्रवेश करेंगे तो उस गांव के राजा महाराणा प्रताप हम लोगों को मौत के घाट उतार देंगे। तभी ये सुनकर चौंकते हुए गोलू ने बोला, पर ऐसा क्यों पिताजी? हम जंगल से बाहर गांव में क्यों नहीं जा सकते हैं? तो मेरी बात ध्यान से सुनो बेटा। भोला अपने बेटे को सारी बात बताने लगा कि किस तरह से राजा महाराणा प्रताप उन लोगों को नदियापुर गांव के सीमा से बाहर निकाल दिया। पिताजी, ये तो हमारे साथ बहुत ही नाइंसाफी हुआ है। अब मैं आपको इंसाफ दिला के ही रहूंगा। बेटा, अभी सही समय नहीं है इंसाफ दिलाने का। सही समय आने पर तुम्हें ये मौका अवश्य मिलेगा और मैं तुम्हें स्वयं जंगल से बाहर जाने के लिए कहूँगा। इधर राजा महाराणा प्रताप अपने मंत्री तोता से बोला, मंत्री जी, हमारी पुत्री राजकुमारी कुसुम विवाह योग्य हो गई है। हम चाहते हैं कि जिस भी राजकुमार से उसका विवाह हो वह बलवान के साथ साथ चतुर भी हो। मैं समझ गया महाराज। महाराज, आप अगर मेरी माने तो आप 3 प्रश्नों को तैयार करिए और सारे राज्य में ऐलान करवा दीजिए कि जो भी राजकुमार आपके 3 प्रश्नों का सही सही उत्तर देगा वही राजकुमारी कुसुम के गले में वरमाला पहनाएगा। हाँ मंत्री जी, तुमने बिल्कुल सही कहा। तुम्हारे कहे अनुसार मैं 3 प्रश्न तैयार कराता हूँ। तुम जाओ और जाकर सारे राज्य के राजकुमारों को इस बात का ऐलान करवा दो कि जो भी मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दे पाएगा मैं मेरी पुत्री कुसुम का विवाह उसी से करवाऊंगा। जाओ। अगले दिन मंत्री तोता ने आसपास के सारे राज्य के राजकुमारों को ऐलान करवा दिया। नदियापुर राज्य में ये ऐलान सुनते ही भोला अपने बेटे गोलू से बोला, बेटा, तुम हमेशा कहते थे ना कि तुम इस जंगल से बाहर कब निकलोगे। यही सही समय है बेटा, हमें इंसाफ मिलने का। क्या? आज पिताजी, इसका मतलब मैं सारी दुनिया घूम सकता हूँ? हाँ, सच ना? बेटा, अब तुम्हें नदियापुर गांव की ओर रवाना होना होगा। नदियापुर में राजा महाराणा प्रताप की इकलौती पुत्री कुसुम का विवाह होने वाला है और राजा महाराणा प्रताप ने यह शर्त रखा है
कि जो भी राजकुमार उसके 3 प्रश्नों का उत्तर दे देगा वही राजकुमार राजकुमारी कुसुम का पति बनेगा। और मैं जानता हूँ बेटा कि वो 3 प्रश्नों का उत्तर तुम्हारे अलावा और कोई नहीं दे सकता। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम जाकर उस 3 प्रश्नों का सही उत्तर दो। यही सही समय है बेटा हमें इंसाफ मिलने का। इधर राजमहल में आसपास के राज्य से आए हुए 2 राजकुमार खड़े हुए थे। राजकुमारी कुसुम राजा महाराणा प्रताप के बगल में खड़ी हुई थी। राजा महाराणा प्रताप राजकुमारों की ओर देखकर बोला, मेरा पहला प्रश्न ये है कि बताओ ऐसा कौन सा चीज है जो मनुष्य एक बार खो दे तो उसे वो दोबारा वापस नहीं मिलता। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि हरी झंडी लाल कमान तौबा तौबा करे इंसान, ये क्या चीज है। मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि वो क्या है जिसे मनुष्य जितना भी पाले परंतु उसे और ज्यादा पाने की चाहत कभी खत्म नहीं होती है। राजा महाराणा प्रताप का बात सुनकर दोनों राजकुमार सर झुकाकर खड़े हो गए। महल में अचानक से सन्नाटा छा गया। तभी वहां पर कोलुआ पहुंचा और निडर होकर राजा महाराणा प्रताप से बोला, आपका पहला प्रश्न था कि ऐसा क्या है जिसे मनुष्य एक बार खो देता है तो उसे कभी वापस नहीं पा सकता। महाराज, वो समय है मनुष्य जिसे जितना भी बीते हुए समय को वापस पाने की कोशिश कर ले लेकिन ला नहीं सकता, पा नहीं सकता। समय गया तो गया। महाराज, आपका दूसरा सवाल था कि हरी झंडी लाल कमान तौबा तौबा करे इंसान। महाराज, इस सवाल का उत्तर मिर्चा है। मनुष्य अगर एक भी मिर्चा खा ले तो उसके मुंह से तौबा तौबा निकलना निश्चित है महाराज। और आपका तीसरा सवाल ये था कि ऐसा क्या है मनुष्य जिसे जितना भी पाले और पाने की चाहत कभी समाप्त नहीं होती। महाराज, वो धन होता है। मनुष्य के पास चाहे कितना भी धन का भंडार क्यों न एकत्रित हो जाए मगर फिर भी वो और धन पाने की चाहत रखता है। अनजान लड़का का उत्तर सुनकर राजा महाराणा प्रताप खुशी से बोला, वाह, क्या बात है, तुमने इन 3 प्रश्नों का बिल्कुल सही उत्तर दिया। शाबाश। पर तुम तो देखने पर कोई राजकुमार नहीं लगते और मैंने ना ही तुम्हें इस गांव में पहले कभी देखा है। हाँ महाराज, आपने बिल्कुल सही कहा कि मैं कोई राजकुमार नहीं हूँ और ना ही इस गांव का रहने वाला हूँ। मैं तो इस नदियापुर गांव से सटे जंगल में अपने माता पिता के साथ रहता हूँ। ये सुनते ही राजा महाराणा प्रताप गोलू से बोला, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ लड़के कि तुम एक साधारण मनुष्य होकर भी इन 2 राजकुमारों को अपने सोच बूझ और बुद्धि से पराजित किए। इसलिए मैं तुम्हारे माता पिता से मिलना चाहता हूँ। राजा महाराणा प्रताप का आदेश सुनकर कुछ देर में गोलू का माता पिता राजमहल के दरबार में खड़े थे। राजा महाराणा प्रताप उन दोनों को देखकर चौंककर गुस्से से बोले, तुम तो वही हो जिसे मैंने कुछ वर्षों पहले अपने गांव से बेदखल कर दिया था। वही हो ना तुम? और ये तुम्हारा पुत्र है? हाँ महाराज, मैं वही हूँ। अब मैं समझा। वर्षों पहले मैंने तुम्हें गांव से बेदखल कर दिया तो तुम अपने बेटे के साथ मिलकर मुझसे बदला लेने आए हो। इतना बोलकर राजा महाराणा प्रताप अपने सैनिकों से बोला, देखते क्या हो सैनिकों, इन तीनों को तुरंत मौत के घाट उतार दो
ले जाओ। तभी रंग बिरंगी किरणों के साथ वही परी जो कि बरसों पहले भोला से मिली थी वहाँ पर प्रकट हो गई और क्रोधित भरी अवस्था में राजा महाराणा प्रताप से बोली, तुमने अत्याचार की सीमा पार कर दिया राजा महाराणा प्रताप। परसों पहले तुमने भोले के परिवार को इस गांव से बेदखल कर दिया। बेचारे गांव छोड़कर जंगल में रहने के लिए मजबूर हो गए। फिर भी भोला ने अपने बेटे को अच्छे संस्कार दिए और बुद्धिमान बनाया कि तुम उसके बुद्धि से प्रसन्न होकर अपने गांव बुलाने की बजाय उसे मौत की काट उतारवा रहे हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। परी क्रोध में आकर राजा महाराणा प्रताप को चलाने ही वाली थी कि तभी भोला परी से बोला, इन्हें क्षमा कर दो परी। मैं नहीं चाहता कि इन्हें अपने बेटी के सामने ही जला दिया जाए। सुना तुमने, इसे कहते हैं इंसानियत। परी की बात सुनकर राजा महाराणा प्रताप पश्चाताप करते हुए परी से बोला, मुझसे गलती हो गई परी, कृपया मुझे माफ कर दो। मैं आगे से किसी के साथ ऐसा बर्ताव नहीं करूंगा। आज मेरी आँख खुल गई है, कृपया मुझे क्षमा कर दो परी। तभी परी राजा महाराणा प्रताप से बोली, बरसों पहले भोला ने अपने धनवान होने का रहस्य तुम्हें इसलिए नहीं बताया क्योंकि मैंने उसे बताने के लिए मना किया था। अगर वो तुम्हें ये रहस्य बता देता तो उसी समय तुम्हारी मृत्यु हो जाती। ये हमारी परिलोक की नियम है। मगर भोला की इंसानियत तो देखो, चाहता तो भोला उसी समय तुम्हें उस रहस्य के बारे में बता सकता था, लेकिन तुम्हारी जान बचाने के कारण उसने अपना सारा जीवन जंगल में व्यतीत कर दिया। ये सुनकर राजा महाराणा प्रताप पश्चाताप का आंसू लेकर भोला से बोला, मुझे माफ कर दो भोला। मैं अपने पश्चाताप मिटाने के लिए मेरी बेटी का शादी तुम्हारे बेटे से करवाना चाहता हूँ। मैं आज ये ऐलान करता हूँ कि इस राज्य का अगला महाराज तुम्हारा बेटा गोलू ही होगा। इतना सुनकर परी वहाँ से गायब हो गई और इस तरह गोलू ने अपने पिता को इंसाफ दिलाया।